बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की ये टाइप थी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो पहले एसिडोसिस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड होते क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। तो एसिड ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करती है सोल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम एसिड। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एसिड। वाह, पेन खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम नया इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एसिड की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एसिड ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं सोल्यूशन के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? एसिड। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होगी? रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। इसको थोड़ा जूम कर दूं मैं तो विजिबल हो जाए। आयन इन सोल्यूशन, इनको बोलते हैं एसिड। डिपेंडिंग अपॉन इनकी नेचर के ऊपर आया कि इनकी नेचर गैशियस है या वोलेटाइल नेचर है, तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? दो। तो एक कैटेगरी होगी वोलेटाइल एसिड, दूसरी कैटेगरी होगी नॉन वोलेटाइल एसिड। अच्छा, एसिड ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं उसको एसिड बोलते हैं। इसकी उम्दा एग्जांपल क्या होगी? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो वोलेटाइल एसिड और नॉन वोलेटाइल एसिड के में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ऐसे एसिड्स जो कि काफ़ी वोलेटाइल यानी गैशियस नेचर के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। तो उसकी उम्दा एग्जांपल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म से। एरोबिक मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। और वो कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा होता है। और एंजाइम कौन सा होता है जो रिएक्शन को कैटालाइज करता है? उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। CO2 + H2O इज इक्वल टू, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होगा। और ये होगा क्या बनेगा यहाँ से? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड होता है। तो ये तो हो गया वोलेटाइल एसिड वाला। ऐसे कंपाउंड जो उनकी नेचर या जिनकी नेचर हम गैशियस नहीं होती या वोलेटाइल नहीं होती, इनको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल एसिड। या फिर सिंपल हम इसको बोल सकते हैं फिक्स्ड एसिड। तो नॉन वोलेटाइल को हम क्या बोल सके? फिक्स्ड एसिड। फिक्स एसिड, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, इनकी नेचर फिक्स होती है, जबकि गैशियस नेचर की होती है। अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं इनकी एग्जांपल को समझने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारी बॉडी के नॉर्मल टर्नओवर से भी बन सकते हैं, नॉर्मल टर्नओवर से भी बन सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिर ये किसी डिजीज़ के अंदर ओवर प्रोड्यूस होते हैं, ओवर प्रोड्यूस इन डिजीज़, या फिर ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते या हम इसको बाहर से ही ले लेते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं हम इंजेस्टेड इन डाइट। डाइट। अब जो ऐसे नॉन वोलेटाइल एसिड जो कि नॉर्मल टर्नओवर से प्रोड्यूस होते हैं, इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल होगी, एक होगी इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, और दूसरी होगी इसकी फॉस्फोरिक एसिड की H3PO4। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से आता है, और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ये फॉस्फोलिपिड के कैटाबॉलिज्म से आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये कहाँ से आएगा? प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से आएगा, कैटाबॉलिज्म। और ये कहाँ से आएगा? फॉस्फोलिपिड के कैटाबॉलिज्म से आता है, फॉस्फोलिपिड के कैटाबॉलिज्म से आता है। अब ऐसे नॉन वोलेटाइल एसिड जो कि डिजीज के अंदर ओवर प्रोड्यूस होते हैं, उनकी एग्जांपल क्या होगी? उनकी एग्जांपल होगी कीटो एसिड होगी, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, और दूसरा होगा एसिटोएसिटेट यानी कीटो एसिड होगा, जबकि दूसरा होगा यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टिक एसिडोसिस में ज़्यादा होगा, लैक्टेट लिखते हैं यहाँ पर। अब तीसरी कैटेगरी हमने बताई थी कि ऐसे एसिड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि हम खुद इंजेस्ट करते होते डाइट के अंदर, तो उनको क्या बोलते हैं हम? इंजेस्टेड एसिड या इंजेस्टेड फिक्स्ड एसिड। तो इनकी एग्जाम्पल होती है सैलिसाइलिक एसिड यानी सिंपल एस्पिरिन लिख देता हूँ मैं, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सैलेट, और ग्लाइकोलिक एसिड यानी इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर तो ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया, वोलेटाइल एसिड और नॉन वोलेटाइल एसिड। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू। हमने जो बेसिक्स हमने पढ़ना है वो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। लेकिन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस तब तक समझ नहीं आएगी तब तक हम किडनी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन इनकी रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, क्योंकि जब हमें बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा तो हम इसको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को समझ भी नहीं सकते। इसी तरह हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को भी हमने पढ़ना है, तो हम इसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन जो कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन
आयन की सिक्रीशन, जो कि किसके अंदर होगी, डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर होगी, और वो दो कंपाउंड की फॉर्म में होती है। आपको बताया था कि ट्राइट्रेबल फॉर्म और दूसरी होती है, दूसरी फॉर्म कौन सी होती है आपको बताया था, कार्बोनेट आयन की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होगी। कहाँ पे होगी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर होगी। और इसकी रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए जो स्पेशलाइज एंजाइम होगा उसको बोलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या बोलेंगे उसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कपल होती है। ये भी हो जाएगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन जब बाइकार्बोनेट आयन की जब रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, तो हाइड्रोजन आयन की नेट सिक्रेशन नहीं होती, वो मैं आपको भी डायग्राम से समझाऊंगा। और इसकी रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए जो स्पेशलाइज एंजाइम होगा उसको बोलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या बोलेगा उसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम में डेफिशिएंसी आ जाए, या फिर इस एंजाइम इनके प्रोटीन है इसके जीन में म्यूटेशन आ जाए, तो जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी, यानी इसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फाइनली रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। तो वो कौन सी टाइप का होगा, टाइप 3 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। किसकी वजह से होगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से होगी। तो अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर भी यूज़ किया तब भी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 3 होगा। ये भी हो जाएगा। तो अब हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगी, बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन होगी। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के कौन से वाले पार्ट्स हैं, अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, क्योंकि लेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी होगा। तो अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी उसको समझ लेते हैं स्पेसिफिक डायग्राम से। ये एक डायग्राम मैंने पिकअप किया, यहाँ पे उठाई है। तो इस डायग्राम में देखिएगा जो एक सेल दिखाया हुआ है और एक सेल के लेफ्ट राइट साइड के ऊपर ब्लड यानी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट दिखाया हुआ है जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होनी है फाइनली। और ये ल्यूमिन दिखाया हुआ है किसका, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का। और ये कौन सा किसका सेल होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का होगा, जो कि क्यूबाइडल इन शेप होगा। ये इसकी बेसोलैटरल सरफेस होगी, ये इसकी एपिकल सरफेस होगी। अब तमाम आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए बेसिकली एक पंप होता है, उसको बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। कौन सा पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप नहीं बनाया हुआ, बल्कि बनाया हुआ है, वाह, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप यहाँ पे लिख देते हैं। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप 3 सोडियम को बाहर फेंकता होता है और 2 पोटेशियम के अंदर डालता होता है, जिसकी वजह से नेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है सोडियम का, वो टुवर्ड्स द सेल होता है, टुवर्ड्स द सेल होता है। जब टुवर्ड्स द सेल होगा तो फिर जो सोडियम ल्यूमिन के अंदर होगा वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेल के अंदर सोडियम नहीं है और जो सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा है। तो ल्यूमिन में जितना भी सोडियम आएगा वो सारा का सारा यहाँ सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जब सोडियम सेल के अंदर मूव करता है तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन आयन, एक स्पेशलाइज्ड कंपाउंड यानी हाइड्रोजन आयन जो किसी भी मेटाबॉलिज्म के जरिए प्रोड्यूस होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो हाइड्रोजन आयन लीव करता है सेल को, तो हम इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट। और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, क्योंकि इसकी प्राइमरीली जो एनर्जी ड्राइव की थी वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने दी। तब होगा क्या, सोडियम अंदर आ गया सेल के, हाइड्रोजन आयन बाहर चला गया, क्योंकि काउंटर ट्रांसपोर्ट काम कर रहा था। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट के नतीजे में हाइड्रोजन आयन ल्यूमिन में आ गया। अब ऐसे बाइकार्बोनेट आयन जो हमने फिल्टर किए थे, जिनको रीअब्जॉर्प्शन करानी है, वो बाइकार्बोनेट आयन जो फिल्टर हो चुके थे वो हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन कराने के बाद एक स्पेशलाइज्ड कंपाउंड बनाएगा, उसका नाम होगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा CO2 और H2O में। एंजाइम कौन सा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस ब्रश बॉर्डर के ऊपर पड़ा होगा, इस ब्रश बॉर्डर के ऊपर पड़ा होगा। और यह कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कौन सा आइसोफॉर्म होगा, इसका टाइप 4 होगी। कौन सी फॉर्म होगी, टाइप 4, क्योंकि एक टाइप होगी सेल के अंदर भी होनी है, वो होगी टाइप 2। चले कहानी यहाँ पर थी, टाइप 4 ने क्या किया, H2CO2 का 2 में तोड़ दिया, CO2 और वाटर। वो CO2 और वाटर सेल के अंदर एंटर हो गए। वो CO2 और वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाने के बाद फाइनली होगा क्या, सेल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड इंट्रासेलुलर साइटोसोलिक एंजाइम होगा, वो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस की टाइप 2 आइसोफॉर्म। वो टाइप 2 आइसोफॉर्म इसको वापस बना देगी, यानी कार्बोनिक एसिड बना देगी। वो कार्बोनिक एसिड दोबारा डिसोसिएट होगा, तो फाइनली क्या बन गया हमारा, ये बाइकार्बोनेट आयन, और यहाँ से रिलीज हो गया हाइड्रोजन आयन। अब जो हाइड्रोजन आयन पहले स्टेप में मैंने रिलीज करवाया था, सोडियम के साथ कपल करवाया था, वो हाइड्रोजन आयन इसी स्टेप से तो आएगा H2CO2 से, ओके। और जो बाइकार्बोनेट आयन H2CO3 से आया, कार्बोनिक एसिड से आया, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जो हाइड्रोजन आयन इससे आया वो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट से वापस बाहर की तरफ चला गया और वो दोबारा किसी और बाइकार्बोनेट आयन को पिकअप कर लेगा। तो इस स्टेप में देखेगा कि नेट
बाइकार्बोनेट आयन की तो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन की सिक्रेशन नहीं हो रही, क्योंकि जो हाइड्रोजन हम बाहर फेंक रहे हैं वो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर हाइड्रोजन आयन की नेट सिक्रेशन नहीं होती, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन की नेट रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली हमने बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर देख ली, जिसके अंदर नेट रीअब्जॉर्प्शन तो होती थी, लेकिन नेट हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन नहीं होती थी। अब हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन या फिर सिक्रेशन या फिर एक्सक्रीशन वो कहाँ पे होगी? वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में होगी। वो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के सेल्स और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल्स होंगे। उनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इंटरकलेटेड सेल्स। पर यहाँ पे लिख देते हो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसके सेल्स होंगे, कौन से सेल्स होंगे? यहाँ पे दो टाइप के सेल्स होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल सेल्स और दूसरे कौन से सेल्स होते हैं? अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पर? अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। अल्फा, वैसे इंटरकलेटेड सेल्स दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे मैं स्पेशलाइज अल्फा ही लिख रहा हूँ। अल्फा, दूसरे होते हैं बीटा इंटरकलेटेड सेल्स, लेकिन बीटा का यहाँ पर रोल नहीं पड़ रहे। होता है प्रिंसिपल सेल्स। कौन से सेल्स हो गए यहाँ पर? प्रिंसिपल सेल्स। इन सेल्स के थोड़े बहुत रोल भी आपको बता रहे थे कि इन सेल्स के क्या फंक्शन होता है। अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स और किसका सेल्स का? प्रिंसिपल सेल्स का। जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराना, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी साथ हो जाएगी। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और पोटेशियम की क्या होगी यहाँ पर? सिक्रेशन होगी। पोटेशियम की क्या होगी यहाँ पर? सिक्रेशन होगी। ओके, पोटेशियम की यहाँ पर सिक्रेशन होगी। और इन सेल्स पे जाके कौन काम करता होता है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन तो वैसे इंटरकलेटेड सेल्स के ऊपर जाके भी काम करेगा। ओके, और यहाँ पे एडीएस ने भी काम करना होता है। एडीएस ने वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ा देना है एक्वापोरिंस 2 की इंसर्शन से। जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन कराना, और जो बीटा सेल्स होते हैं इनका फंक्शन होता है हाइड्रोजन आयन की रीअब्जॉर्प्शन कराना। लेकिन हम स्पेसिफिकली किसका रोल देखेंगे? हम अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स का। किसका देखेंगे? अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स का। हाइड्रोजन की सिक्रेशन को समझेंगे। और हाइड्रोजन की सिक्रेशन को आपको मैंने बताया था कि दो तरीके से हो सकती है, या तो मैं इसको ट्राइट्रेबल एसिड के फॉर्म में रिलीज कर दूं, या फिर इसको मैं अमोनियम की फॉर्म में रिलीज कर दूं। तो इसको मैं दो फॉर्म में रिलीज कर सकता हूँ, एक ट्राइट्रेबल एसिड के फॉर्म में यानी HPO4 नेगेटिव 2 की फॉर्म में रिलीज कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं अमोनियम की फॉर्म में रिलीज कर सकता हूँ NH4 पॉजिटिव। तो इस तरह मैं इसकी सिक्रेशन कर सकता हूँ।